नमस्कार। आज हमारे बीच प्रोफेसर हरे कृष्ण जी हैं। हरे कृष्ण जी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के सांख्यिकी विभाग के वरिष्ठ आचार्य एवं अध्यक्ष हैं। साथ ही आप डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी हैं। प्रोफेसर हरे कृष्ण जी उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए बनी स्टीयरिंग कमेटी के तथा सिलेबस कमेटी के एबेकस कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं और नवंबर 2022 से आप उत्तर प्रदेश शासन की टास्क फोर्स कमेटी के भी सदस्य हैं। आज हम प्रोफेसर हरे कृष्ण जी से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके अनुभव का, आपके जो विचार हैं उससे हम लाभान्वित होंगे। हम पहला सवाल तो आपसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो नए सम्मिलित किए गए हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। इनफैक्ट मेरा मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्र को एक राजकुमार या छात्रा को एक राजकुमारी की तरह से ट्रीट करती है और बहुत सारे उसको ऑप्शंस देती है, जैसे बहुविषयकता। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, बहुविषयकता। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। इसके अलावा कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन, अपने क्रेडिट्स को धीरे धीरे पूरा करना या जल्दी से पूरा करना, इसकी सुविधा है, जिसको हम स्लो लर्नर या एडवांस लर्नर, फास्ट लर्नर बोलते हैं, वो सुविधा भी है। NEP 2020 तो यह भी कहती है कि एक से अधिक महाविद्यालयों में भी बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है या एक से अधिक विश्वविद्यालयों में भी कर सकता है कि एक साल एक विश्वविद्यालय से किया, दूसरा साल दूसरे विश्वविद्यालय से। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे प्रावधान बच्चों को दिए गए हैं, जिससे कि जिन बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है गरीबी के कारण, बीमारी के कारण या और किसी पारिवारिक समस्या के कारण, वो बाद में जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, वो भी उनके क्रेडिट्स आप अर्न करके किसी और जगह से, मूक्स से, स्वयं से, और फिर अपने BA BSc की पढ़ाई में वो शामिल किए जा सकते हैं। NCC को माइनर के रूप में मान्यता दी गई है। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। कौशल विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि कौशल विकास के कोर्सेज कंपलसरी किए गए हैं हमारे इस संरचना में। तो सर, एक चीज़ें देखने में मिलती थी कि जिस तरीके से भाषाएं जो शिक्षा पद्धति है उसको प्रभावित करती थी, एक बहुत ही गैप देखने को मिलता था हिंदी भाषा में और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें। तो खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय भाषाओं में अध्ययन और अध्यापन, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक विशेषता है। तो इससे विद्यार्थियों को क्या लाभ मिल सकता है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं आपसे। जी, देखिए, जब भी कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करता है तो वो बहुत जल्दी उस विषय को समझ लेता है और बहुत लंबे समय तक उसको याद रखता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर जोर देती है कि बच्चों को अपनी ही मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाए। उत्तर प्रदेश एक हिंदी भाषी प्रदेश है और हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हिंदी में भी उपलब्ध हैं। अब क्लासरूम में हम ये एनकरेज करते हैं शिक्षकों को कि वो बच्चों को उन किताबों के बारे में बताएं और जिन विषयों में वो हिंदी में किताबें नहीं हैं उनमें हिंदी में किताबें लिखें और अपनी मातृभाषा में ही पढ़ें और पढ़ाएं। उससे बच्चों की जो ग्रास्पिंग है वो बहुत फास्ट हो जाती है और उनको बहुत आसानी रहती है अपनी ही मातृभाषा में पढ़ने में। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और हम जब सिलेबस कमेटी में सिलेबस बनवा रहे थे तब हम लोगों ने भी इस बात पे बहुत जोर दिया कि जो सिलेबस बने उसमें नीचे रेफरेंस बुक्स में हिंदी की किताबों का भी जिक्र हो कि फिज़िक्स की कोई पर्टिकुलर विषय की किताब है तो वो उसकी हिंदी की कौन सी किताब अवेलेबल है वो रेफरेंस में लिखा जाए, जिससे कि बच्चा वो किताब पढ़ सके और आसानी से समझ सके। और सर, अगला जो
विषय है वो एग्जिट और एंट्री पॉइंट को लेकर के है कि विद्यार्थी जो है पाठ्यक्रम के बीच में किस तरीके से एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, उसके विषय में आप। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हायर एजुकेशन में जैसे अब तक उच्च शिक्षा में हम लोग बीए और एमए का हम यहाँ उदाहरण लेते हैं। बीए 3 साल और 2 साल का एमए होता था। अब जो संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार से बनी है और जो कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू भी कर दी गई है, उसकी संरचना बहुत ही सुंदर है। उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि बच्चे ने बीए में एडमिशन लिया, पहली साल अपनी पढ़ाई पूरी की और किसी वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाया, तो पहली साल के बाद वो अपने 46 क्रेडिट अर्न करके अगर उत्तीर्ण कर लिए हैं उसने, तो वो अपना एक सर्टिफिकेट इन आर्ट्स लेकर पढ़ाई छोड़कर जा सकता है। और फिर कभी भी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद उसको जीवन में अगर दोबारा मौका मिले पढ़ने का, तो वो उसको पढ़ाई अब सेकेंड ईयर से शुरू करनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर से नहीं करनी पड़ेगी। आज के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में उसको पहली साल से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती थी। तो इस तरह से इसमें 3+2 ना होके जो संरचना है वो 1+1+1+1+1 की है। 1 साल बाद सर्टिफिकेट, दूसरी साल बाद डिप्लोमा, तीसरी साल बाद डिग्री, चौथी साल बाद डिग्री विद रिसर्च और 5वीं साल बाद एमए या परास्नातक की डिग्री बच्चे को मिल सकती है। कंपलसरी नहीं है, सीधे सीधे बच्चा 3 साल पूरे कर सकता है अपने और डिग्री ले सकता है। फिर उसके बाद एमए में एडमिशन लेके 2 साल में परास्नातक कर सकता है। किंतु अगर किसी मजबूरी में वो बीच में छोड़ के जाता है तो उसका 1 साल या 2 साल की हुई पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, उसको सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा मिल जाएगा। इस तरह से वो उसके लिए बहुत आसानी से एग्जिट करना और फिर री एंट्री करना यहाँ प्रावधानित किया गया है। बहुत अच्छी तरीके से सर आपने बताया ये कि जो कन्फ्यूज़न था और जो ये इससे विद्यार्थियों को निश्चित ही लाभ मिलेगा कि जो बीच में किसी कारणवश पढ़ाई की छूट जाती थी तो परमानेंटली उनका जो है ईयर या वो कहें वो डिग्री बेकार नहीं होगी, बल्कि वो उसको लेटर भी पूरा कर सकते हैं। और सर जिस तरीके से हम आजकल देख रहे हैं कि कौशल पाठ्यक्रम और सोच परियोजना को कितना ज़्यादा महत्व दिया गया है इस एनईपी में। अब तक हमारे बीए या बीएससी बीकॉम के कार्यक्रमों में ना तो बहुत ज़्यादा शोध का जिक्र था और ना ही कौशल विकास का था। जो बच्चा 3 विषय चुनता था, उन्हीं 3 विषयों की थ्योरेटिकल पढ़ाई या थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वो पढ़ा करता था। किंतु ये जो नई संरचना लाई गई है उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, इनमें कंपलसरीली 4 कोर्स रखे गए हैं पहले 4 सेमेस्टर्स में, यानी कि बीए के पहले 2 सालों में, और बीए बीएससी बीकॉम तीनों में ये प्रावधान लागू किया गया है। और वो कॉलेज स्तर पर ही अपने कौशल विकास के ये 4 पाठ्यक्रम पूरे करेगा। इसमें अगर महाविद्यालय को आवश्यकता हो तो वो एक स्किल पार्टनर ले लेगा, जो कि अच्छा भी रहता है। एक स्किल पार्टनर साथ में लेकर उस बच्चे को उस विधा में कौशल पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराई जाए, जिसमें 60% थ्योरी और 60% प्रैक्टिकल और 40% थ्योरी का प्रावधान किया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय में ये कौशल विकास के कोर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारे सभी महाविद्यालयों में चल रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्किल पार्टनर्स के साथ बच्चे हमारे बहुत सारे कौशल विकास के गुण सीख रहे हैं। इससे उनको रोज़गार मिलने में भी आसानी होगी। इसके अलावा 3rd ईयर में स्नातक स्तर पर ही एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट लाया गया है, जिससे कि बच्चों में शोध की जो एक क्षमता है उसको शुरू से ही हम विकसित करें। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा पीएचडी में जाए तभी शोध करना सीखे, बल्कि हमने शुरू से ही ये सोचा कि बच्चों में बड़ी ऊर्जा होती है, बहुत उत्कंठा होती है कि बहुत मतलब एक इंक्यूजिटिवनेस होती है कि भाई हम नया चीज़ सीखें। तो उसके लिए शोध को बढ़ावा देने के लिए इसमें एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट रखा है, जो इंटर्नशिप भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी हो सकती है, लिटरेचर सर्वे भी हो सकता है या किसी और प्रकार का सर्वे हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे की क्या रुचि है और महाविद्यालय उसको क्या प्रोवाइड करा सकता है। तरीके से आपने इसके हर पहलुओं पर प्रकाश डाला और निसंदेह ही जो है वो विद्यार्थियों को और जो भी लोग इस नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने उपलब्ध कराई है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन है विद्यार्थियों का, उसके क्या प्रोविजंस हैं इसमें?
ये पहल नई है, क्योंकि अब तक हम जो बीए, बीएससी, बीकॉम में करते आए थे और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में एमए में भी देखा था, पर्टिकुलरली जब तक ये एनुअल सिस्टम था तब तक तो ख़ास तौर से। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो हम एनुअल सिस्टम की बात ही नहीं करते, अब तो 100% सेमेस्टर सिस्टम है और वो भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, तो जिससे कि बच्चों को ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इसमें एक कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, अगर हम पूरे 1 साल पढ़ाई कराएं बच्चों की और 3 घंटे में उसका एक विषय का एग्ज़ाम ले लें, तो ये उसका एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में के थ्रू इवैल्यूएशन करना, इसमें ये सोचा गया कि थोड़ा इवैल्यूएशन कंटिन्यूअसली एक शिक्षक द्वारा जो उसको पढ़ा रहा है कोर्स को, उससे भी लगातार किया जाए, क्विज़ेज़ के द्वारा, असाइनमेंट के द्वारा, क्लास टेस्ट के द्वारा, जिससे कि बच्चे का एक सतत मूल्यांकन होता रहे पूरे सेमेस्टर में। और 30%, जैसे बीए में 25% रखा गया है पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पे, और 30% रखा गया है एमए में, जो कि हमारे विश्वविद्यालय में लागू हुआ है। तो इस तरह से सतत मूल्यांकन जो कि आंतरिक होगा, उस पर बहुत जोर दिया गया है, जिससे कि बच्चा जो है वो क्लास में एक्टिव रहे, प्रश्न पूछे, क्विज, असाइनमेंट, क्लास टेस्ट के द्वारा अपना मूल्यांकन कराए और फिर उसके बाद तैयार होके 75% बीए में और 70% एमए में यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाकर वो अपना मूल्यांकन कराए। उत्तर प्रदेश का अपना चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है स्नातकोत्तर स्तर पर लागू कर चुका है, और इसमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। जी जी, देख, कोई नई व्यवस्था लागू होती है तो कुछ चुनौतियां तो आती हैं, कुछ कठिनाइयां तो आती हैं। कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज विषय वस्तु में तो नहीं हो सकता परास्नातक स्तर पर भी, लेकिन कुछ जो थ्योरेटिकल, जो फंडामेंटल पाठ्यक्रम हैं, कोर्सेज हैं, वो तो वही रहते हैं एमए में, किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए। लेकिन प्रयास ये किया गया है कि जो रोज़गार परक कोर्सेज हैं, जो कौशल विकास के कोर्सेज हैं, या उस सब्जेक्ट से संबंधित अप्लाइड कोर्सेज हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। ऐसा कहकर ही सिलेबस सभी BOS से बनवाया गया है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से। और जो विशेषता है इस नई संरचना की, वो है कि प्रत्येक सेमेस्टर में एक शोध परियोजना रखी गई है, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट रखा गया है, जो कि पूरे साल के अंत में एक बार मूल्यांकित होगा। इसके अलावा बहुविषयकता के लिए सिर्फ एक माइनर पेपर रखा गया है, जो कि आपको अलग सब्जेक्ट, अलग फैकल्टी से लेना होगा। ऐसी परास्नातक स्तर पर प्रावधान किया गया है। इसमें थोड़ी बहुत चुनौतियां तो ज़रूर आएंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इसको 2022-23 से लागू कर दिया गया है और सभी बच्चों ने उसका स्वागत किया है और शिक्षकों ने भी पूरे परिश्रम के साथ इसको लागू किया है और ये बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि प्राचीन भारत की जो शिक्षा पद्धतियाँ थीं, उनकी झलक हमें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में देखने को मिलती है। और सरकार का भी मानना है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है ये विश्व में श्रेष्ठ होगी। एक शोधार्थी होने के नाते, शोध अध्येता होने के कारण और NEP के विशेषज्ञ होने के कारण आपका इस बारे में क्या कहना है? इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत सशक्त है और सदा से ही हमारे यहाँ शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है, प्राचीन काल से ही। हाँ, बीच में क्योंकि हमारा देश में शासन जो है वो अंग्रेज़ों का भी रहा, मुग़लों का भी रहा, और इसलिए हमारी जो शिक्षा पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, उसमें कुछ बदलाव आए और बिल्कुल यूरोपियन पद्धति से हम लोग काफ़ी दिन चले। लेकिन ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें इस बात पर जोर दिया गया है, जैसे सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास, इस पर बहुत जोर दिया गया है, जो कि हमारी भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा रहा है। और इसीलिए जैसे जब हमने सिलेबस बनाया तो भारतीय ज्ञान परंपरा को लागू करने के लिए, बच्चों में ये जागृति लाने के लिए कि भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फिलोसफर्स हुए हैं,
और ज्ञानी हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि बीए के स्तर पर बीए के फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट में उस पर्टिकुलर विषय के से संबंधित जो भारतीयों का योगदान रहा है उस विषय में, उन भारतीयों के बारे में और उनके योगदान के बारे में एक यूनिट में पढ़ाया जाए 5 से 10 लेक्चर्स में, जिससे कि बच्चों में ये एक तो जानकारी बढ़े भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, भारतीयों के योगदान के बारे में, बल्कि उनको ये प्रोत्साहन भी मिलेगा कि देखिए हमारे देश की इतनी अच्छी परंपरा रही है ज्ञान के क्षेत्र में, तो हम भी इसमें अपना योगदान दें। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अच्छी तरह लागू हो जाने के बाद बच्चों में अपने भारतीय ज्ञान परंपरा पर गर्व होगा और भारतीय ज्ञान प्रणाली को बहुत बल मिलेगा। और मेरा विचार तो ऐसा है कि हमारी ज्ञान प्रणाली जो है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और हम इसको अपनाकर जो हमारा सपना है विश्व गुरु बनने का, वो ज़रूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर इतनी विस्तृत चर्चा की और आपने लगभग सभी पहलुओं को छूने का प्रयास किया। निसंदेह ही आपके द्वारा जो प्रस्तुत ये विचार हैं, ये विद्यार्थियों का और शिक्षकों का, जो भी लोग इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंध रखते हैं, उनके लिए लाभकारी होगा। और हम पुनः आपको हार्दिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।